हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो थर्ड यूनिट है उसमें साइक्लो एल्केन्स का सेकंड पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। साइक्लो एल्केन्स के फर्स्ट पार्ट में हमने जनरल पार्ट जो साइक्लो एल्केन्स का है नॉमेनक्लेचर और उसकी स्टेबिलिटी के लिए बेयर्स स्ट्रेन थ्योरी वगैरह डिस्कस किया था। अब उसी को हम आगे कंटिन्यू करते हैं साइक्लो एल्केन पार्ट 2 के रूप में। अब बेयर स्ट्रेन थ्योरी जो है वो लोअर साइक्लोएल्केन्स की स्टेबिलिटी को तो समझाने के लिए सही है, परंतु फॉर हायर साइक्लोएल्केन्स उसके द्वारा हायर साइक्लोएल्केन्स की स्टेबिलिटी को नहीं समझाया जा सकता। तो उसके बाद थ्योरी ऑफ स्ट्रेनलेस रिंग्स में तनाव विहीन वलयों के सिद्धांत के लिए फिर शाशे और मोर ने एक थ्योरी दी विच इज नोन एज शाशे मोर थ्योरी ऑफ स्टेनलेस रिंग। इसमें बेयर ने ये माना था कि जो संतृप्त वलय होती है वो एरोमेटिक वलय की तरह से ही प्लेनर होती हैं और उसी के आधार पर उन्होंने विकृतिवाद का सिद्धांत दिया था जो कि बेयर स्ट्रेन थ्योरी के नाम से जाना जाता है। परंतु जैसा कि हमने डिस्कस किया था साइक्लोहेक्सेन और उससे जो हायर साइक्लोएल्केन्स हैं उनकी स्टेबिलिटी को बेयर स्ट्रेन थ्योरी के द्वारा नहीं समझाया जा सकता। तो इन जो हायर साइक्लोएल्केन्स है उसकी स्टेबिलिटी को समझाने के लिए शाशे ने एक सिद्धांत दिया 1890 में और उसने ये सिद्धांत दिया कि जो वलय जिनमें रिंग जिनमें विच है 6 और मोर कार्बन वो जो वलय हैं दे आर नॉट प्लेनर इन नेचर, वो समतल नहीं होती परंतु वो पकड़ या पुटित रिंग के रूप में होती हैं। और पुटित या पकड़ रिंग के होने के कारण उनका जो सामान्य बंद कोण जो है वो टेट्राहेड्रल के आसपास बना रह जाता है जिससे कि उसमें कोई भी स्ट्रेन नहीं आ पाता है, तनाव उत्पन्न नहीं हो पाता है। The carbon atom of cyclohexane and higher alkanes are not planar। जो साइक्लोहेक्सेन और उससे हायर एल्केन्स है उसमें कार्बन एटम्स जो हैं वो एक ही तल में उपस्थित नहीं होते, दे आर नॉट प्लेनर बट दे एज्यूम स्ट्रेन फ्री पकर्ड कॉन्फ़िगरेशन in which each carbon retains its normal valency angle of 109.5 डिग्री। जो पुटित या पकड़ रिंग होती है उसमें जो बंद कोण में जैसा कि बेयर स्ट्रेन थ्योरी में बताया था विकृति आ जाती है, तो वो पकड़ रिंग होने के कारण उसका जो बॉन्ड एंगल है वो वापस टेट्राहेड्रल एंगल के आसपास आ जाता है। Shache constructed two models of cyclohexane called as boat and chair form। उन्होंने ये बताया कि जो साइक्लोहेक्सेन है वो दो प्रकार की तनावहीन वलयों में रहता है। ये एक है चेयर फॉर्म और ये है बोर्ड फॉर्म। दो जो मेन फॉर्म है उसके अलावा ट्विस्ट बोर्ड फॉर्म भी होती है, पर जो दो मेन फॉर्म है कुर्सी स्वरूपण और नौका स्वरूपण, चेयर फॉर्म एंड बोर्ड फॉर्म, ये दो फॉर्म के रूप में मेनली जो है वो साइक्लोहेक्सेन एग्जिस्ट करता है। और इन दो रूप को हम कन्फॉर्मेशंस या स्वरूपण के नाम से भी जानते हैं। अब मोर ने इस सिद्धांत को आगे बढ़ाया और आगे बढ़ाते हुए कहा कि जो साइक्लोहेक्सेन का जो चेयर फॉर्म है वो चेयर फॉर्म या कुर्सी रूप जो है वो नौका रूप की अपेक्षा अधिक स्टेबल होता है, स्थायी होता है और इस कारण से जो साइक्लोहेक्सेन है वो मेनली चेयर फॉर्म में ही रहता है। Moore suggested the possibility of existence of two forms which are readily undergoes interconversion by rotation of single bond involving negligible distortion of tetrahedral angles। उसके अनुसार मोर के अनुसार एक और पॉइंट है कि जो दो रूप है कुर्सी रूप और नौका रूप वो एक दूसरे में आसानी से इंटर कन्वर्ट होते जाते हैं बाय रोटेशन ऑफ सिंगल बॉन्ड और उसमें जो दोनों ही रूप होते हैं उसमें जो एंगल होता है वो नियर अबाउट टेट्राहेड्रल एंगल के आसपास होता है। Only 5 किलो कैलोरी मोल एनर्जी नीडेड फॉर देयर इंटर कन्वर्जन, यानी कि कुर्सी रूप को नौका रूप और नौका रूप को कुर्सी रूप में यदि हमें अंतर परिवर्तित करना है तो ओनली दिस मच ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड 5 किलो कैलोरी पर मोल। द टू कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स आर in dynamic equilibrium and have not been individually isolated।
उपरोक्त दोनों स्वरूपण जो है या कन्फर्मेशन आइसोमर्स जो है वो एक दूसरे के साथ डायनेमिक इक्विलिब्रियम में होते हैं और उनको इंडिविजुअली आइसोलेट नहीं किया जा सकता। On the basis of theoretical and experimental evidences, it has been found chair conformer is more stable than board form. जैसा कि बताया मोर ने कि जो कुर्सी स्वरूपण है वो नौका स्वरूपण से या बोर्ड फॉर्म के रिलेटिवली ज्यादा होता है और जो चेयर फॉर्म और बोर्ड फॉर्म का कंफर्मेशन का रेशियो होता है वो 1000:1 होता है, यानी कि चेयर स्वरूपण या चेयर फॉर्म जो है वो 1000 के अनुपात में और जो नौका रूप है वो 1 के अनुपात में होता है। Cyclohexane shows that 12 hydrogen in the chair conformation derivatives into two categories. ये जो साइक्लोहेक्सेन का जो कुर्सी स्वरूपण है चेयर कन्फर्मर है उसमें जो 12 हाइड्रोजन है वो भी दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है। 6 हाइड्रोजन आर पॉइंटेड अप एंड आर कॉल्ड एज एक्सियल या अक्षीय हाइड्रोजन कहलाते हैं। जो 6 हाइड्रोजन जो है दे आर पॉइंटेड अप, उनको हम एक्सियल या अक्षीय हाइड्रोजन कहते हैं। अदर 6 हाइड्रोजन लाइज अलोंग द इक्वेटर एंड दे आर कॉल्ड एज इक्वेटोरियल हाइड्रोजन। जो बाकी के 6 हाइड्रोजन है वो इक्वेटर की तरफ होते हैं और उनको हम इक्वेटोरियल या निरक्षीय हाइड्रोजन के नाम से जानते हैं। When the chair conformation is converted into board conformation, दोनों में ऊर्जा का अंतर बहुत कम होता है, तो जो चेयर कन्फर्मर जो है जब बोर्ड कन्फर्मर में कन्वर्ट होता है, ईच इक्वेटोरियल बॉन्ड बिकम्स एक्सियल एंड वाइस वर्सा। जब कुर्सी रूप नौका रूप में परिवर्तित होती है तो एक्सियल बॉन्ड इक्वेटोरियल में और इक्वेटोरियल बॉन्ड एक्सियल में कन्वर्ट हो जाते हैं। Sheshan Moore predicted that predictions and Witzer strain theory. This explains the stability of cyclic system having 6 or more carbon atom. ये जो है ये पद्धति 6 या 6 से ज्यादा कार्बन की जो साइक्लिक सिस्टम होते हैं उनकी स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए द कार्बन एटम्स ऑफ साइक्लिक मॉलिक्यूल एज्यूम्स जिग-जैग अरेंजमेंट रादर देन इन प्लेनर अरेंजमेंट। इसमें जो कार्बन एटम जो चक्रीय संरचना में होते हैं उनका जिग-जैग अरेंजमेंट होता है, वो समतल संरचना के रूप में या समतल या प्लेनर अरेंजमेंट के रूप में नहीं होते हैं। Now, since the carbon atoms lie in different plane, the normal bond angles is retained and the rings are stainless. क्योंकि कार्बन एटम जो है वो एक ही तल में न रह करके अलग अलग तल में होते हैं और वो इस प्रकार के होते हैं कि उसमें बॉन्ड एंगल जो है टेट्राहेड्रल एंगल के आसपास ही होता है और इस कारण से जो वलय होती है वो तनाव रहित होती है, स्ट्रेनलेस होती है। Cyclic systems having 5 or more lesser number of carbon atoms would be in one plane. दूसरी ओर जो 5 या 5 से कम कार्बन वाले जो संरचना होती है वो रिलेटिवली स्टेबल होती है। 5 या 5 से कम कार्बन संख्या वाले साइक्लोएल्केन जो हैं उनमें कार्बन एटम जितने भी होते हैं वो एक ही तल में होते हैं। अब साइक्लोहेक्सेन की जैसा कि हमने बात किया, यदि ये इस तरह का प्लेनर स्ट्रक्चर हो तो प्लेनर स्ट्रक्चर होने पर उसमें जो बॉन्ड एंगल है वो 120 डिग्री होता है, जो कि 109 डिग्री 28 मिनट या 109.5 डिग्री से बहुत ज़्यादा उसमें डेविएशन है, तो इस कारण से इट हैज़ एंगल स्ट्रेन as well as it has torsional strain क्योंकि all the hydrogen atom are aligned, वो नजदीक होते हैं। In reality, cyclohexane adopts a puckered chair conformation which is more stable than any possible other conformation. Reality में क्या होता है, cyclohexane जो है वो पकड़ रिंग के रूप में हो जाती है और चेयर कन्फॉर्मेशन के रूप में एग्जिस्ट करती है, जो कि स्थायी होता है और उसकी जो स्टेबिलिटी है जितने भी अन्य कन्फॉर्मेशंस होते हैं उनके रिलेटिवली काफी ज्यादा होती है। The chair conformation is so stable because it eliminates the angle strain and torsional strain. इसमें जब कुर्सी रूप में साइक्लोहेक्सेन होता है तो इस रूप में जो एंगल स्ट्रेन है वो भी कम हो जाता है और जो टॉर्शनल स्ट्रेन है वो भी कम हो जाता है, क्योंकि इसमें जो हाइड्रोजन है वो सारे स्टेगर्ड रूप में आ जाते हैं। जैसा कि हम कंफर्मेशन एनालिसिस जब स्टीरियोआइसोमेरिज्म करते हैं उसमें आता है कि स्टेगर्ड कंफर्मेशन जो है वो रिलेटिवली ज्यादा स्टेबल होता है। ये साइक्लोहेक्सेन का
नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर है, और ये चेयर फॉर्म है, और ये बोर्ड फॉर्म है। और इसमें ये जो बॉन्ड जो हमने शो कर रखे हैं ये एक्सियल है, और ई से जो रिप्रेजेंट कर रखा है वो इक्वेटोरियल बॉन्ड है। इन साइक्लोहेक्सेन 3 कार्बन एटम्स पकर अप, 3 कार्बन जो है वो ऊपर की तरफ पकर अप हो जाते हैं, और 3 कार्बन नीचे की तरफ ऑल्टरनेट अपर लोअर अपर, इस तरह से इसमें 3 कार्बन जो है दे आर पकर्ड अप एंड 3 कार्बन एटम आर पकर्ड डाउन, अल्टरनेटिंग अराउंड द रिंग। ऑल्टरनेटली एक पकड़ अप एक पकड़ डाउन। ईच कार्बन इन साइक्लोहेक्सेन इज 2 डिफरेंट काइंड्स ऑफ हाइड्रोजन, जैसा कि हमने डिस्कस किया, एक्सियल और इक्वेटोरियल, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नाउ वी कम टू प्रिपरेशन ऑफ साइक्लोएल्केन्स। साइक्लोएल्केन्स की बनाने की विधियों में सबसे पहला है फ्रॉम डाई हेलोजन कंपाउंड्स, अल्फा ओमेगा डाई हेलोजन कंपाउंड्स नॉर्मली, जिसमें कि टर्मिनल एंड्स पर 2 हेलोजन एटम प्रेजेंट होते हैं। तो सूटेबल डाई हेलोजन कंपाउंड्स ऑन ट्रीटमेंट विद सोडियम और जिंक गिव्स कोरस्पॉन्डिंग साइक्लोएल्केन। जब टर्मिनल डाई हेलोएल्केन्स, जिसमें लंबी श्रृंखला के छोर पर 2 हेलोजन परमाणु हो, उनको जब सोडियम या जिंक धातु के साथ क्रिया की जाती है तो उसमें वी हेलोजनीकरण होता है। वो सोडियम या हेलोजन जो है वो NaX के रूप में निकल जाता है और साइक्लोएल्केन उत्पाद के रूप में परिवर्तित हो जाता है। एंड दिस रिएक्शन इज एन एक्सटेंशन ऑफ वुड्स रिएक्शन। ये वुड्स रिएक्शन का ही एक्सटेंशन है और इसको इंटरनल वुड्स रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। तो ये है 1,3 डाई ब्रोमोप्रोपेन। जब इसको सोडियम के साथ ट्रीट करते हैं तो यहां से 2 NaBr मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाते हैं एंड इट इज कन्वर्टेड इनटू साइक्लोप्रोपेन। दिस इज 1,4 डाई ब्रोमोब्यूटेन, और इसको जिंक के साथ क्रिया करते हैं एथेनॉल की उपस्थिति में, तो यहां से ZnBr2 निकल जाता है और ये दोनों कार्बन आपस में चेन के रूप में जुड़ करके और साइक्लोब्यूटेन के रूप में ये परिवर्तित हो जाता है। तो इसमें क्योंकि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में से केवल हेलोजन निकल रहा है तो इसलिए बेसिकली इट इज ए डीहेलोजिनेशन रिएक्शन। नाउ फ्रॉम कैल्शियम और बेरियम सॉल्ट ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल के बेरियम या कैल्शियम सॉल्ट से भी इसको प्राप्त किया जा सकता है। तो जब कैल्शियम या बेरियम सॉल्ट एडिपिक एसिड, जैसे उदाहरण के तौर पर कैल्शियम एडिपेट है, उसको जब हम हीट करते हैं तो हीट करने पर इसमें एक साइक्लिक कीटोन प्राप्त होता है। जैसे ये कैल्शियम एडिपेट है, इसको हमने गर्म किया तो गर्म करने पर साइक्लोपेंटेन एक साइक्लिक कीटोन प्राप्त हो गया और कैल्शियम कार्बोनेट इसमें से एलिमिनेट हो जाता है। अब ये जो साइक्लिक कीटोन बना है इसको हमें साइक्लोएल्केन में कन्वर्ट करना है, तो इसको क्लीमेंशन रिडक्शन करते हैं, जिंक अमलगम और HCl के प्रेजेंस में रिड्यूस करते हैं। तो C डबल बॉन्ड O ग्रुप जो है वो CH2 ग्रुप के फॉर्म में रिड्यूस हो जाता है और इस तरह से कैल्शियम एडिपेट से फाइनली हमें साइक्लोपेंटेन उत्पाद के रूप में प्राप्त हो जाता है। Now next is from esters of डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। डाइकार्बोक्सिलिक एसिड के एस्टर्स से, जिसको डिकमन रिएक्शन के नाम से भी जाना जाता है। सो व्हेन डाई एस्टर ऑफ एडिपिक एसिड और पिरमेलिक एसिड और सुबेरिक एसिड, व्हेन इट इज ट्रीटेड विद सोडियम, अंडरगोज इंटरमॉलिक्यूलर एसिड टू एसिटिक एस्टर कंडेंसेशन। एस्टर्स का हमने एसिड टू एसिटिक एस्टर या क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन किया था, तो यहाँ पर इंटरमॉलिक्यूलर कंडेंसेशन होता है। तो ये डाई एस्टर है एडिपिक एसिड का, इसको हम सोडियम के साथ ट्रीट कर रहे हैं, सोडियम एथॉक्साइड की प्रेजेंस में, और इस तरह से ये बीटा कीटो एस्टर के रूप में परिवर्तित हो जाता है। ये कीटोन है, उसके बाद ये अल्फा कार्बन, उसके बाद बीटा कार्बन। तो बीटा कीटो एस्टर या ये अल्फा और ये बीटा, तो बीटा कीटो एस्टर, यदि कीटोन के रिप्रेजेंट ले रहे हैं तो ये अल्फा बीटा, और एस्टर के उसमें ले रहे हैं तो ये अल्फा और बीटा पर कीटोनिक ग्रुप है, तो ये बीटा कीटो एस्टर के रूप में परिवर्तित हो जाता है। और जब इसका हाइड्रोलाइसिस किया जाता है, जल अपघटन किया जाता है, तो जल अपघटन करने पर ये कोरस्पॉन्डिंग साइक्लिक कीटोन देता है और साइक्लिक कीटोन रिडक्शन के द्वारा कोरस्पॉन्डिंग साइक्लोएल्केन में परिवर्तित हो जाता है। तो जल अपघटन करने पर ये जो एस्टर समूह है ये अम्ल समूह में परिवर्तित हो जाता है।
गर्म करने पर इसमें वीक कार्बोक्सिलिक यहाँ से CO2 निकल जाता है और ये साइक्लिक कीटोन बन गया। और साइक्लिक कीटोन का फिर क्लेमेंशन अपचेन जिंक अमलगम और HCl की प्रेजेंस में रिडक्शन करते हैं, तो कार्बोनाइल ग्रुप जो है वो CH2 ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है एंड प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इज साइक्लोपेंटेन, जो कि एक साइक्लोएल्केन कैटेगरी का मेंबर है। नाउ फ्रॉम एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक यौगिक बेंजीन से भी हम साइक्लोहेक्सेन प्राप्त कर सकते हैं। उसका हम उत्प्रेरक की हाइड्रोजनीकरण कराते हैं निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाई प्रेशर पर। तो निकल कैटलिस्ट के प्रेजेंस में हाई प्रेशर पर जब रिएक्शन करते हैं तो 3 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का एडिशन होता है। ऑल द 3 डबल बॉन्ड्स आर कन्वर्टेड इनटू सिंगल बॉन्ड एंड प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इज साइक्लोहेक्सेन। कैल्शियम और बेरियम सॉल्ट ऑफ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, जैसा कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कैल्शियम सॉल्ट का, यहाँ पर हम बेरियम सॉल्ट से भी एग्जैक्टली सिमिलर वे में कंपाउंड जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। और इसमें भी प्रोसेस वही है जो कैल्शियम सॉल्ट के लिए है। नेक्स्ट इज बाय पर्किन रिएक्शन। पर्किन रिएक्शन में हम इस पर्टिकुलर केस में ये 1,2 डाई ब्रोमो एथेन है। 1,2 डाई ब्रोमो एथेन से ये प्राप्त किया जा सकता है। और या अल्फा ओमेगा डाई हेलाइड हम ले सकते हैं और उसको फिर मेलोनिक एस्टर के साथ क्रिया कराते हैं। ये तो 1,2 डाई ब्रोमो एथेन है, पर कोई भी अल्फा ओमेगा डाई हेलाइड से भी रिएक्शन की जा सकती है और इसको हम मेलोनिक एस्टर के साथ डाई सोडियम सॉल्ट के साथ रिएक्शन करते हैं और उसके साथ इस तरह से ये उत्पाद प्राप्त होता है। यहाँ से NaBr 2 मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाता है। अब इसका जल अपघटन करने पर एस्टर समूह जो है वो कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह में परिवर्तित हो जाता है। अब इस कार्बोक्सिलिक अम्ल में एक ही कार्बन से 2 COH समूह जुड़े हैं, तो इसको गर्म करने पर इसका वी कार्बोक्सिलीकरण होकर के वो मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। और इस मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल का वी कार्बोक्सिलीकरण करना है तो सोडा लाइम यानी कि NaOH प्लस CaO इस सोडा लाइम की उपस्थिति में क्रिया करते हैं तो वी कार्बोक्सिलीकरण होता है और ये फाइनली साइक्लोप्रोपेन में परिवर्तित हो जाता है। और ये जो विधि है ये पर्किन विधि के नाम से जानी जाती है। नाउ रिएक्शंस ऑफ साइक्लोएल्केन, जैसा कि इसमें हमने डिस्कस किया था कि साइक्लोएल्केन जो हैं उनमें जो लोअर एल्केन्स होते हैं उनमें रिंग स्ट्रेन होता है और रिंग स्ट्रेन होने के कारण इसकी रिएक्टिविटी जो है वो काफ़ी हाई होती है। ये अत्यधिक क्रियाशील होते हैं और इनकी स्टेबिलिटी रिलेटिवली कम होती है। तो अब इसमें पहली अभिक्रिया है एडिशन ऑफ क्लोरीन एंड ब्रोमीन, क्लोरीन तथा ब्रोमीन का योग। साइक्लोप्रोपेन रिएक्ट विद क्लोरीन or bromine at room temperature and in absence of diffuse sunlight to produce 1,3-dichloropropane and 1,3-dibromopropane respectively। जैसे ये साइक्लोप्रोपेन है, क्लोरीन के साथ यूवी लाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन करें तो इस तरह का सब्स्टिट्यूशन होता है, क्लोरोप्रोपेन बनता है, क्लोरोसाइक्लोप्रोपेन। पर डार्क में इस तरह की क्लोरीन के साथ ज्यादा देर तक रिएक्शन करते हैं तो ये रिंग खुल जाती है और इन दोनों कार्बन पर एक एक क्लोरीन जुड़ जाता है और 1,3-डाइक्लोरोप्रोपेन उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। और यदि हम ब्रोमीन लेंगे तो उस केस में 1,3-डाइब्रोमोप्रोपेन जो है वो प्राप्त हो जाएगा। इसी तरह से एडिशन ऑफ HBr और HI हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ या हेलोजन अम्लों के साथ, हाइड्रोजन आयोडाइड या हाइड्रोजन ब्रोमाइड या हम कह सकते हैं हेलोजन अम्ल या हेलोजन एसिड्स के साथ रिएक्शन करते हैं। तो हेलोजन एसिड्स के साथ रिएक्शन करने पर भी इसमें रिंग फिशन होता है, वलय का विखंडन होता है और हेलो एल्केन जो है इसमें उत्पाद के रूप में बनते हैं। और ये जो रिएक्शन है ये उच्चतर साइक्लोएल्केन जो है इजीली इसके साथ रिएक्शन नहीं करते हैं क्योंकि वो रिलेटिवली ज्यादा स्टेबल होते हैं। तो जब हम साइक्लोप्रोपेन की क्रिया HBr के साथ करते हैं तो 1 ब्रोमोप्रोपेन उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। ये वलय टूट जाती है, यहाँ पर H जुड़ गया, यहाँ पर Br जुड़ गया और इस तरह से हेलोएल्केन जो है उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। नेक्स्ट इज हाइड्रोजन का योग।
या कैटालाइटिक रिडक्शन, उत्प्रेरक की अपचयन। तो निकल की उपस्थिति में जब हाइड्रोजन का योग करते हैं नियर अबाउट 80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, तो इस केस में वलय टूट करके और साइक्लोएल्केन जो है एल्केन में, कोरोस्पॉन्डिंग एल्केन में परिवर्तित हो जाता है। साइक्लोप्रोपेन एंड साइक्लोब्यूटेन react with hydrogen in presence of nickel catalyst to produce propane and normal butane respectively। यदि हम साइक्लोप्रोपेन ले रहे हैं तो प्रोपेन बन रहा है, यदि साइक्लोब्यूटेन लेंगे तो उसमें नॉर्मल ब्यूटेन जो है उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। तो ये निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में नियर अबाउट 80 डिग्री सेल्सियस पर रिएक्शन होती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं साइक्लोएल्केन्स की। थैंक यू।